वेलकम माय डियर स्टूडेंट। हमारे कॉमर्स ए टू जेड चैनल पर अब क्लास 11th की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले जानें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मीन्स टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी फर्म की, कंपनी की जो एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो पोजीशन है, उसको जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होती। और इस स्टेटमेंट में, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो चीजें जानते हैं, एक परफॉर्मेंस और एक पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन पर्पज होता है कि जो हमारी फर्म बिजनेस रनिंग की, उसके ड्यूरिंग द ईयर परफॉर्मेंस, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च एज पर द फाइनेंशियल ईयर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज कर रहे हैं, उस पूरे विद इन 1 ईयर में फर्म ने कितनी प्रॉफिट जनरेट की, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुए, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुए, उसको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के स्टेटमेंट में हमारा बनता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फर्स्ट पार्ट बनता है, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद सेकंड इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस के बाद पोजीशन, यानी कि पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब हमारी 1 ईयर कंप्लीट हुई, एग्जैक्ट डेट 31 मार्च 2024 और 25 जो भी हमारी क्लोजिंग हो, उस डेट को हमारी कितनी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इट मीन्स जब ईयर एंड हुई तो हमारे पास कितने एसेट बचे, कितनी कैश बची, कितनी लायबिलिटीज है, कितने डेप्टर्स है, कितनी स्टॉक है, इसकी वैल्यू के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हमें दो रिपोर्ट तैयार करनी है, एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट और एक पोजीशन रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और पोजीशन का रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि हमको दो स्टेटमेंट बनाती है, एक ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस में ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट सेम एक ही बनते हैं, लेकिन हम आपको एक एक अकाउंट सेपरेटली करके समझाएंगे, जिससे आपको इजी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इट मीन्स रिलेटेड टू द ट्रेड ट्रांजेक्शन। अब आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते होंगे ट्रेड क्या होती है, बिजनेस क्या होती है। तो ट्रेड इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और उस टाइम पे जो रिलेटेड हमारे परचेज के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड चीजें जानी चाहिए, और इसकी दो पार्ट्स, फर्स्ट डेबिट और सेकंड क्रेडिट। यानी कि दोनों साइड में हम लोग ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, और इसके कॉलम बनते हैं हमारे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड हमारा क्रेडिट हुआ और ये साइड डेबिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ दो आइटम जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बाई सेल्स, और अगर रिटर्न आपके पास गिवन है तो इसमें से लेस हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 1 लाख का सेल किया और 10,000 की कस्टमर से वापस रिटर्न आ गई, तो एक्चुअल में आप सेल 90,000 ही मानोगे। 1 में से 10 माइनस करके आप 90,000 दिखाएंगे। और सेकेंड आइटम हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो दो आइटम आपकी क्रेडिट साइड में फ्लिप जाती है। और उसके बाद डेबिट साइड में सबसे पहले दिखाते हैं हम
ओपनिंग स्टॉक की फिगर हमारे पास ऑलरेडी। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या समझिए, जब भी आप बिजनेस रन करते हो, 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 2nd ईयर कंप्लीट हुआ, तो जो फॉर्म में ऑलरेडी पहले से स्टॉक पड़ी हुई है वो हमारी ओपनिंग स्टॉक होती है, और वही ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज होती है, सेल होती है, और एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू हमारे पास बचती है उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो एवरी ईयर्स की क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे 2024 की है तो वो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2025 में हमारी ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में सेकेंड आइटम दिखाते हैं टू परचेज, और सेम वैसे ही जैसे परचेज से परचेज रिटर्न है, सेल से सेल्स रिटर्न है, तो उस रिटर्न को पर्टिकुलर रिलेटेड आइटम से माइनस कर लेंगे। यानी कि अगर हमने 1 लाख का परचेज किया और कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं, तो एक्चुअल में जो परचेज हुआ हमें वो दिखाना है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होती है, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इट मीन्स एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और प्रोड्यूस ऑफ द गुड्स। जब हम किसी गुड्स को बनाते हैं या परचेज करते हैं उस टाइम पे जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उस गुड्स की वैल्यू में ऐड होती है, तो हम उसको परचेज का पार्ट मानते हैं। जैसे अगर आप कोई गुड्स खरीद के लाते हो 1 लाख का, और उसको खरीद के लाने में ट्रांसपोर्ट वगैरह, कैरियज वगैरह, फ्रैट वगैरह आप 10,000 की पेमेंट करते हो, तो आप उस गुड्स की कॉस्ट 1,10,000 मानते हो, न कि 1 लाख। तो ऐसे ही हम परचेज की वैल्यू में सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपकी वेजेस है, फ्रैट है, गैस है, वाटर है, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। बस सिंपल सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनके रेडी। क्या करनी है हमें, क्रेडिट की वैल्यू को ऐड करनी है और डेबिट की वैल्यू को माइनस कर लेनी है, जो भी हमारे ये छोटे छोटे एक्सपेंडिचर हैं इनको दिखाने के बाद। अब बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आ जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट देन ग्रॉस लॉस। यदि हमारा डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम तो ग्रॉस लॉस, क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है, डेबिट की वैल्यू कम है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल सा कुछ और नहीं, ऐसे समझिए कि हमारे पास 10,000 की गुड्स की वैल्यू पहले से थी, 1 लाख का हमने और परचेज किया, 1,10,000 की हो गई। परचेज के टाइम पे हमने 20,000 की वेजेस वगैरह पेमेंट की, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर साइड से जो हो गया वो हो गया 1,30,000, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब 130 को हमने 2 लाख में सेल कर दिया, 130 के टोटल पार्ट्स को हमने 2 में सेल कर दिया, 2 लाख में सेल कर दिया, सेल की वैल्यू है 2 लाख, और डेबिट की टोटल वैल्यू एक्सपेंडिचर कितनी होती है 1,30,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर 70,000 हुआ वो आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमने 2 की सेल करने के बाद कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी बची हुई है तो उसकी वैल्यू को भी हम माइनस कर लेंगे, यानी कि 2 लाख के बाद हमारे पास 20,000 की स्टॉक भी बची हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेल की वैल्यू 2 लाख और स्टॉक की वैल्यू 20,000, तो हमारे पास टोटल वैल्यू 220 की बची हुई है, और एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ था 130, यानी कि अब हमारी प्रॉफिट हो गई 90,000। तो हमने सेल करने के बाद भी हमारे पास स्टॉक भी बची हुई है, तो वो भी हमारी प्रॉफिट की पार्ट्स में इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन को भी लगाएंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, इसके अलावा और कोई आइटम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाते हैं, आप इनका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, वो देते हैं वेजेस और साथ ही साथ सैलरी। क्वेश्चन में देता है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है और सैलरी इनडायरेक्ट। तो अब हम कंफ्यूज होते हैं कि हम वेजेस को डायरेक्ट माने, इस एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट। तो हमें स्टार्टिंग का देखनी है,
अगर पहले वेजेस लिखा हुआ है तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन अगर यही सैलरी एंड वेजेस है तो फिर हम इसको इनडायरेक्ट के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, क्योंकि पहले हमारी सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखी हुई है। चलिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देता है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब भी हम एडजस्टेड परचेज दिखाएंगे तो फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक प्लस है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है, और उसी की जगह पर उसने बोला एडजस्टेड परचेज। तो फिर जब हम एडजस्टेड परचेज की वैल्यू दिखाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को नहीं शो करते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई वैल्यू सेल की है, कुछ उसमें से प्रॉफिट कमाया है, तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके थ्रू भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, ये तो हमें इजीली समझ में आया कि अगर हमने सेल किया है 20,000 में और 5,000 की उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 20 में से 5 माइनस कर दे तो 15 कॉस्ट पता चल गई। इसका क्या लॉजिक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, आपके पास पहले से स्टॉक कितना था, सपोज कीजिए 1000, आपने परचेज कितना किया 14,000, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हुए 5,000, आपके पास अनसोल्ड स्टॉक जो बिका नहीं बच गया, क्लोजिंग स्टॉक वो कितनी की है तो 2,000। तो आपकी टोटल जो कॉस्ट बनी, जो आपने परचेज किया या पहले से था या एक्सपेंडिचर हुआ, उसकी वैल्यू हुई आपकी 20,000, और 20,000 की कॉस्ट में 2,000 की कॉस्ट आपके पास बची हुई है जिसको आपने सेल नहीं किया, तो आपने सेल कितना किया 18,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऐसे भी निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपकी सिर्फ यही चीजें जाती हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है आपका। आप इसको इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारी परचेज स्टॉक एक्सपेंडिचर डायरेक्ट है वो डेबिट साइड, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, और बैलेंसिंग फिगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। और ट्रेडिंग अकाउंट्स में इससे ज्यादा और कोई आइटम्स आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये क्लियर रखना है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ही दिखानी है, इनडायरेक्ट को नहीं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इसके सेकेंड पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप सर्कल में दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपको इसकी क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की टॉपिक, बैलेंस शीट की टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रेगुलर बेस पर मिलती रहेगी। थैंक यू।